शेलिंग तो पीटीआई करती रही अपने दौर में, भरपूर तरीके से इन्होंने उस्ताद पे शेलिंग की, तनख्वाहों के मामलात होते थे तो भरपूर शेलिंग ये करते रहे। हसन साहब, अगर पेट्रोल बम फेंकेंगे तो आगे से कोई रिएक्शन तो आएगा ना? पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के घर के अंदर सैकड़ों शेल मारे हैं कि हम प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल भर के पेट्रोल बम मार रहे थे, तो पता नहीं कितने पुलिस एहलकार जहाँ तहाँ पहुंच चुके होते। मैं मौजूद हूँ थर्ड कोल पावर प्लांट में। 1 लाख मेगावाट तक बिजली इससे पैदा की जा सकती है। 1 लाख मेगावाट बिजली बड़े आराम से अगले 200 साल तक जनरेट की जा सकती है। इस बिजली की कीमत 5 रुपए होगी। ये कोई आम खातून नहीं है, ये है डंपर ड्राइवर। गाड़ी चलाना आसान लगता है, घर का काम मुश्किल लगता है। अब हुकूमत एक और एंगल लेकर आई है और वो ये कह रही है कि जो गरीब तबका है उसको हम सस्ता पेट्रोल देंगे और इस पर 6 हफ्ते में अमल दरामद होगा। मैं भी बाइक पर बैठ के जाऊंगी तो क्या मुझे भी 100 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा? आटे के बहरान ने गरीबों की जिंदगी को अजीरन कर दिया है। एक रोटी के लिए क्या इसीलिए रह गए हम सस्ते आटे के उसूल के लिए? ना सिर्फ जलील होंगे, शहीद होंगे और वहाँ पर आटा भी नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी गिरफ्तारी और जमानतों के सिलसिले चल रहे हैं। कल नैब ने इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी तोशाखाना केस में तलब कर रखा है। लेकिन साथ ही साथ जो सवाल उठ रहा है और बार बार जो इमरान खान अपने खिताबात में बात करते हैं, आज भी उन्होंने जो खिताब किया उन्होंने कहा कि मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया गया है। एक बार फिर से उन्होंने ये बात की और इससे पहले भी वो कई बार ये बात कर चुके हैं कि मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे जेल में डालना चाहते हैं और वहाँ पर जो है वो मेरे साथ कोई इस तरह की हरकत करना चाहते हैं और ये सब कुछ जो है वो एक लंदन प्लान का हिस्सा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके किसको सियासी फ़ायदा पहुँचेगा और क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद जो मुल्क के सियासी हालात हैं, जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है, कि वो बढ़ नहीं जाएगा या फिर उसमें ठहराव आ जाएगा? और फिर एक और सवाल है, वो ये है कि इमरान खान जो है वो गिरफ्तारी से डरते हैं या देना नहीं चाहते, या वाकई जो कत्ल के मंसूबे की वो बात करते हैं, ये भी एक मामला है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह देखती है और क्या जो इमरान खान को गिरफ्तार करने का हुकूमत का मंसूबा है, क्या हुकूमत उसको पाया तकमील तक पहुंचा सकती है और उससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? आगे इलेक्शंस भी हैं और इलेक्शंस की कैंपेन में भी बार बार हमने देखा कि हुकूमत ने रुकावटें डालने की कई दफ़ा कोशिश की, दफ़ा 144 लगा के, गिरफ्तारियां करके, जमान पार्क में एक्शन करके। ये सारी सूरत हाल में क्या इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है या फिर ये फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है? और तोशाखाना हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा राय केस हो, इन तमाम तर केसेस पर भी हम आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब, उनको वेलकम करते हैं। माहिर कानून है शुएब शाहीन साहब, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ज़रा कानूनी मामलात पर बात करना चाहूँगी शुएब साहब आपसे। चाहे वो तोशाखाना केस हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस हो और इस तरह से कई केसेस, यानी कि तकरीबन 50 से ज़ायद केसेस हैं जो इमरान खान पर अब तक बन चुके हैं। इमरान खान के लिए सबसे ज़्यादा जो हम कहेंगे कानूनी तौर पर ख़तरनाक केस या ख़तरनाक मामला कौन सा है? तोशाखाना, जिसमें वो नायली वाला भी मामला है, कल नैब ने भी तलब कर रखा है। सर, ज़रा कानूनी मामलात के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं। केसेस तकरीबन अब 97 को क्रॉस कर चुके हैं। पिछले हफ्ते तक 94 थे, 4-5 केस और आने के बाद तकरीबन 97-98 हैं या 100 के करीब हो गए हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ अब तक ये 8 महीनों के अंदर इन्होंने मुकदमा दर्ज किए हैं। तो ये बात तो तय है कि ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, कोई 144 की खिलाफ वर्जी है, कोई गद्दारी है, कोई दहशतगर्दी है, ये सारे बात है। इनमें ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इनके पास हर बार इन्होंने इस्तेमाल करके देख लिया और तमाम तर किस्म की हरकतें करने के बावजूद भी इनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का बेस्ट कार्ड इमरान खान साहब के हाथ में आया। और लोगों ने जब ये देखा कि सारे मुख्तदर तबके, हल्के, एस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क के तमाम इदारे
और इलेक्शन कमीशन, पैमरा, जब ये सारे के सारे एक तरफ खड़े हो गए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान ने आवाज उठाई और अवेयरनेस दी और अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए, तो नेचुरली ये दो तबके बन गए हैं। ये एक एलिट्स बन गई है और ये मुख्तलिफ तबके बन गए हैं और दूसरी तरफ आवाम खड़ी होगी और वो इमरान को लीड कर रहा है। तो अब अगर आप मुबालगा ना हो तो 80%, 75%, 80%, 85% वो जो आवाम है वो इनकी इन हरकतों से, कुछ तो ये है कि इमरान ने एक जो अवेयरनेस दी है, क्योंकि वो मुल्क छोड़ के नहीं भागा, वो लंदन और दुबई नहीं गया, वो अवाम में गया, उसको गोलियां लगी, उसके बावजूद भी वो पब्लिक से दूर नहीं हुआ। इसी तरह फिर इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो इनकी गवर्नेंस है इस हुकूमत की, इन्होंने साबित किया कि ये न सिर्फ एक फाशिस्ट हुकूमत है। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं, देखें सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप माहिर कानून हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के सारे केसेस हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर फर्द जुर्म आयद होने का मामला है, तोशा खाना हो, चाहे जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस हो, दीगर जो केसेस में जमानतें ली हुई हैं इमरान खान साहब ने, तो ये कैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं जब फर्द जुर्म आयद होने का मामला भी है? देखिए, फर्द जुर्म आए तो ज़ाहिर है जब कोई केस होगा जिसका ट्रायल स्टार्ट होता है, इसको इलेक्शन, अभी उसके फर्द जुर्म आए बहरहाल हुआ नहीं है, उसकी मेंटेनेबिलिटी पे आर्गूमेंट्स होने हैं। इसमें तोशाखाना केस में ये स्पीकर ने भेजा था रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन भी पार्टी बना हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल उनको डिसीट करके वो मैटर भी सब जुडिस बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो भेज दिया था केस टू दी सेशन जज, और सेशन जज ने इंटरेस्ट कर दिया टू दी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल साहब के पास, और वो वहाँ पेंडिंग है। तो अगर तोशाखाना के केस के अगर सारा कट्टा चट्टा खोला जाए तो ये ज़्यादा उसमें फंसते हैं। देखिए, तोशाखाना तो बेसिकली दो इसके एस्पेक्ट हैं। एक ये है कि क्या रूल्स के मुताबिक किसी ने लिया कोई चीज़, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन कमेटी ने ड्यूली वेरीफाई करके इवेल्युएट की उनकी अमाउंट, अगर वो उन्होंने पे कर दी है तो इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। अब इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट उठाया है वो ये कहा है कि जी जो उन्होंने तहफ़ वो लिए और उसके जो प्रोसीड्स आए वो उन्होंने उसको गोशवारे में तो जमा कराया टैक्स अथॉरिटीज के पास और इलेक्शन कमीशन के पास भी जमा कराया, लेकिन देर से जमा कराया, जो विद इन टाइम था वो उस वक्त नहीं कराया। तो इसके अलावा इसमें कोई और केस नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा केस है जिसमें कोई इतनी सीरियसनेस हो। उसकी वजह यह है कि मैक्सिमम अगर आप चाहें कि जी ये आप वक्त पे जमा नहीं करा सके कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो शेख रशीद का केस हो या ख्वाजा आसिफ का, तो वो एक बोनाफाइड मिस्टेक में आता है, और इससे पहले कि वो केस बनता उससे पहले उन्होंने उसको रेक्टिफाई करके जमा करा दिया। दूसरी बात यह है कि ये कोई इस वजह से ये नहीं हो सकता कि आप इस बुनियाद पर जो है कोई इतना बड़ा मुकदमा बना के आप FIR दर्ज कर दें या आप उसको कंप्लेंट फाइल करके कन्विक्शन करा दें, इसमें बनता ही नहीं है। और अगर इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो वो जो गाड़ियां अंडर द रूल्स आप नहीं ले सकते थे जिसमें आसिफ अली ज़रदारी, सही बात है सर, वो वाले साले मामलात भी सबके सामने, आवाम के सामने, तो इतना बड़ा एक रिकॉर्ड तोशाखाना का वो भी अदालत में जमा कराया गया। शुएब साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और बाकी जो बात है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, उसको तो ज़ाहिर PTI आगे बढ़ाती भी रहती है, लेकिन अब ये मामला आगे जाएंगे क्या, उस पर भी बात करते हैं। शुएब साहब का बहुत शुक्रिया, शुएब शाहीन साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साहब, जब हम बात करते हैं कि ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है तो दो मौके हमारे सामने आते हैं। ये एक तो ये आता है कि हुकूमत ये कहती है कि इस सियासी अदम इस्तेकाम PTI ने पैदा करके रखा है, इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं देते, वो गिरफ्तारी दे दें, मामला ख़त्म हो जाएगा। एक मौक़िफ़ है जो तहरीक इंसाफ यानी कि आप लोगों की तरफ से, आप कहते हैं कि जी ये सिर्फ सियासी जो है वो मामलात हैं, हुकूमत से इमरान खान को अंदर करना चाहती है, उनको माइनस करना चाहती है, वो समझती है कि वो हार होगी, शिकस्त होगी इलेक्शन में, इसीलिए ये सारी जो है वो एक्शन है, और सियासी अदम इस्तेकाम हुकूमत ने पैदा किया हुआ है। तो इसका फ़ायदा किसको पहुँच रहा है, हुकूमत को या आपको? देखें, बात में आपको बड़ी सादी सी बात है, पाकिस्तान का जो वक्त मेन मसला है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं है, और आप अगर उन पर बनाए गए मुकदमात की फहरिस्त देखें तो ये अब 97 के करीब है, जैसा आपको शुएब साहब बता रहे थे। सबसे आम मसला हुकूमत के लिए गिरफ्तारी ही है सर, मेरे लगता है ऐसे है। अब सुने, उस पर दहशत गर्दी की दफात हैं,
उस पर तौहीन मजहब की दफात है, उसके उनके ऊपर बगावत की जो है दफात है। तो आप मुझे बताएं कि अगर एक हुकूमत 97 केसेस एक बंदे पे बनाती है, और ये बंदा कौन है? पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। आप अगर हिस्ट्री देखें और दुनिया में जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स गुजरे हैं, टेररिस्ट गुजरे हैं, उनके ऊपर भी 97 मुकदमात नहीं बने होंगे। तो ये तो हुकूमत सिंगल माइंडेडली एक ही गोल के ऊपर बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी तरफ अब आते हैं इस मामले के ऊपर सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ। देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम हो या किसी और तरह का अदम इस्तेहकाम हो, हमने जिस किताब से रुजू करना है उसका नाम है आईने पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान क्या कहता है? आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब असेंबलियां टूटे, 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन कराएं, जिस गवर्नमेंट को लोग वोट दे के लाएंगे वो ये फैसले करेगी। अगर हांग होगी तो उसका रास्ता भी आप आइन के अंदर दिया हुआ है। तमाम चीजें आइन के अंदर हैं। अब मसला ये है कि अगर हमने आइन से भी रूगर्दानी कर दी है, अगर हमने अदालतों के फैसले भी नहीं मानने, अगर हमने इलेक्शन भी नहीं करवाना, अगर हम जमहूरियत के नाम पर कौम को धोखा भी देना चाहते हैं, तो फिर तो इस बात की कोई एंड नहीं है इस बात का। ये जितना चाहे गिरते जाएं, और जितना ये गिरते जाएंगे मुल्क उतना ही अदम इस्तेहकाम का शिकार होता रहेगा। अगर वो चिमटे रहेंगे अपनी हरकतों से और अपने पोजीशन से और आइन को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? मुल्कों को इकट्ठा कौन रखता है? मुल्कों को इकट्ठा हिस्ट्री में क्या होता है? मूवमेंट चलती हैं। जब मुल्क आज़ाद होते हैं, तमाम सियासी कुव्वतें बैठ के आइन पे एग्री करती हैं, मुत्तफिक होती हैं कि ये हमारी बेस लाइन है, हमारी रेड लाइन है, ये हमें अगले कई सदियों तक चलाएगा। अगर हमने उस किताब से ही हम फिर गए, हम 1973 का आइन ही नहीं मानते, तो हम तो फिर दोबारा टेबल पे बैठ गए। और इस वक्त में जब मुल्क के अंदर इतनी डिवाइसिव पॉलिटिक्स चल रही है, अगर वो एक डॉक्यूमेंट जिसपे सारे एग्री कर रहे हैं, अगर आप उस पर भी नहीं बैठेंगे तो फिर क्या होगा? इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का सिर्फ एक इलाज है, आप इलेक्शन करवा दें। और अगर आप वफाक में नहीं करवाना चाहते तो ना करवाएं। पंजाब के भी में तो करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। और उसको करवाने के लिए जरूरी नहीं है कि इमरान ही किया जाए। जरा हुकूमत से सवाल करते हैं। एहसान खावर साहब हमारे साथ ही रहिए। राना एहसान साहब में ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि आखिर हुकूमत चाहती क्या है? अगर केसेस की बात करें तो आज इमरान खान पर इतने केसेस हैं कि उनकी कोई तादाद नहीं है। तोशा खाना केस जिसको आप कहते हैं, ये सबसे बड़ा केस है। तो तोशा खाना के तो ज़ाहिर हुकूमत के भी मामलात हैं, तमाम पार्टियों के मामलात भी हैं। कब कब तोशा खाना से किसने क्या क्या लिया। फिर पानामा केस को अगर आप मिलाते हैं तो वो तो बिल्कुल अलग केस था, एक इंटरनेशनल एक केस था जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी। तो सर, ये कहना कि जो इन्होंने हमारे साथ किया वो हम इनके साथ कर रहे हैं और इनको भी तमाम केसेस का सामना करना होगा, सर यहाँ तो बहुत ज़्यादा तादाद है। हुकूमत चाहती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ आती कि अभी ये लोग पता नहीं 70 केस कह रहे थे, अब ये 97 केस कह रहे हैं। कौन से 27 केस जो हैं वो पिछले चंद हफ्तों में बनाए गए हैं? मुझे तो यानी कि ये खुद ही अपनी तरफ से ये नंबर कोट करी जा रहे हैं। लेकिन जो तोशा खाना की आप बात कर रही हैं, देखें, तोशा खाना इमरान खान का बिल्कुल एक अलहदा इशू है कि उन्होंने क्या क्या वायलेशंस की तोशा खाना में, और कानून के मुताबिक अगर तोशा खाना से तोहफे तहफ़ लिए गए वो अलहदा बात है। इमरान खान की जो तोशा खाना का मामला है उसमें वो गिल्टी पाए गए हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं और मिसरिप्रेजेंटेशन, और उन्होंने हकायक छुपाए हैं और इनकम भी जो है वो छुपाई है। तो वो अगर इस तरह का केस अगर किसी और पे बनता है तो वो बिल्कुल उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तो इमरान खान का वो केस जो है मैच्योर हो चुका है। देखिए, मुझे हंसी आ रही थी, अभी हसान खावर साहब जो हैं वो 1973 के आइन की बात कर रहे थे। देखें, आइन शिकन तो ये लोग डिक्लेयर हुए, ये आइन इनको इतना याद आ गया और आइन के ये इतने फिक्रमंद हैं। जब ये हुकूमत में थे, इनके जो कासिम सूरी साहब थे, इनके जो सदर मुमलिकत थे, इनके जो वज़ीर आज़म इमरान खान थे, सब आइन शिकन डिक्लेयर हुए हैं। ये तो डिक्लेयर्ड आइन शिकन है। तो यहाँ हमने कौन सा आइन तोड़ा है भाई? हमने कौन सा जो है वो मामला कोर्ट्स ने जो है वो मिलके ईसीपी के साथ उन्होंने 30 अप्रैल की डेट दी, तो हम तो नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल कर रहे हैं, हम तो सारे मामला। सर, ये इलेक्शन कैंपेन भी तो इलेक्शन का हिस्सा होता है ना, ये क्यों नहीं करने दे रहे आप? नहीं तो करें, ये अपनी इजाजत लें, केयर टेकर सवाल ही आप नाफिज कर देते हैं। सर, दफा 144 आप नाफिज कर देते हैं। नहीं, तो करें, ये अपनी इजाजत लें, केयर टेकर सर दफा 144 आप नाफिज कर देते हैं। नहीं, तो करें, ये अपनी इजाजत लें, केयर टेकर
नहीं तो वो फिर कोर्ट में जाएंगे, हमारा मामला तो नहीं है, ये वफाक का मामला तो नहीं है। अगर इनको कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं केयर टेकर हुकूमत के साथ, तो अदालतें तो माशाल्लाह बहुत ओवर एक्टिव हैं। वो तो लाहौर इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट के मामलात को भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट देख रही है। जो ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद के मामलात हैं वो इस्लामाबाद सर सारे काम अगर अदालतों ने देखने हैं तो फिर हुकूमतों का क्या फायदा, फिर सियासी जमातों का क्या फायदा, फिर इसमें आवाम का कितना नुकसान है? नहीं, ये हमारी अगर हुकूमत हो तो मैं जवाब दूं। अच्छा। ये वहां पंजाब हुकूमत जो है वो केयर टेकर हुकूमत है, आप उनसे पूछ लें। लेकिन मेरा मकसद ये कहने का कि अगर इनको कोई इशू आ रहा है, कोई इनको परमिशंस नहीं मिल रही, तो ये जाए अदालतें तो ओवर एक्टिव। और ये जो एक्शन हो रहा है सर जमान पार्क में इतने दिनों से, ये जो सारा मामला चल रहा है, इसमें वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। देखिए, जो जमान पार्क में जो मामला चला है उसमें पीटीआई का किरदार है। पीटीआई हमला आवर हुई पुलिस के ऊपर, पीटीआई ने पेट्रोल बम फेंके। पेट्रोल बम कोई मजाक नहीं है। आप जब पेट्रोल बम किसी के ऊपर फेंकते हैं तो वहां दर्जनों लोगों को आग लग सकती है, वो जाँ बहक हो सकते हैं। ये एक इंतहाई और सर वो जो शेल फेंके गए थे जमान पार्क के अंदर, वो नहीं, जो शेल फेंके गए थे वो डिस्पर्स, एक पेट्रोल बम और शेल का कोई मुवाजना है ही नहीं। एक शेल जो है वो लोगों को डिस्पर्स करने के लिए होता है, लेकिन पेट्रोल बम तो जानलेवा है। जानलेवा है। चलिए ये जवाब सर आपको हसन खावर साहब देंगे। राना साहब ये जवाब इनसे ही लेते हैं। हसन साहब, जो शेलिंग होती है, शेलिंग तो पीटीआई करती रही अपने दौर में, भरपूर तरीके से इन्होंने उस्ताद पे शेलिंग की। जो इस्लामाबाद में धरना देने आते थे, जब ये तनख्वाहों के मामलात होते थे, तो भरपूर शेलिंग ये करते रहे। तो अगर जो और शेलिंग एंटी राइट के लिए, शेलिंग एक ऐसी अमल है जो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसको जस्टिफाइड है सर। नहीं, ये जस्टिफाइड है कि आप पुलिस 15 लोग जाएं पुलिस के बगैर वेपन्स के, तो आप उन पे पत्थर मारना शुरू कर दें, और फिर आप ये जस्टिफाइड है कि आप पेट्रोल बम फेंकें। जी हसन साहब, हाँ सही है हसन साहब, अगर पेट्रोल बम फेंकेंगे तो आगे से कोई रिएक्शन तो आएगा ना? अच्छा देखें, आप जरा सीक्वेंस ठीक कर लें। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब के घर के अंदर सैकड़ों शेल मारे हैं। घर में से लोगों को डिस्पर्स करना था, लोग तो जो मुजाहिरीन थे वो तो घर के बाहर थे। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत की ये बात सच मान ली जाए कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल भर के पेट्रोल बम मार रहे थे, तो पता नहीं कितने पुलिस एहलकार जहाँ भाग हो चुके होते। इतने जो पेट्रोल बम मारे, और अभी राणा साहब ने बताया कि उससे तो लोग मर जाते हैं, तो इससे बज़ाहिर नहीं होता। मुजाहिरीन भी इतने थे। सर मेरे पास तो इतनी मालूमात नहीं है, मैंने कभी पेट्रोल बम नहीं बनाया। अच्छा, आप दोनों हजरात बता दें कि प्लास्टिक की बोतल में बनता है कि शीशे की बोतल में बनता है? हमने तो यही सुना है कि शीशे की बोतलों में बनता है। अच्छा। और कोई ये सारी एक तोता मैना की कहानी है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कानून की ये बात नहीं कर सकते। देखिए जिस वारंट के लिए पूरा लश्कर जमान पाक पहुंचा, उसी तरह का वारंट जो है गुजरांवाला की अदालत राना सनाउल्लाह के खिलाफ इशू करती है। उस पे डीएसपी लिखता है, हमें पता ही नहीं राना साहब कहाँ हैं, वारंट कैसे सर्व करें। ठीक है, दूसरी बात ये है, जो ये कहते हैं कि अदालतों में जाके मामला सेटल करें, अदालतें ही सेटल कर रही है। हुकूमत ने तो कसम खाई है। जी जरा कम टाइम है हसन साहब, आपका जवाब मेरे लिए। राना साहब अब जवाब दे दें सर, उधर राना साहब गिरफ्तारी नहीं देते। सिर्फ हाँ जी और सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला किया हुआ है, वो कर रहे हैं उसका जिक्र, वो कर रहे हैं उसका जिक्र। इनके कोलिशन का है ना, वो डेट नहीं देता। वो अच्छा राना साहब एक सवाल का जवाब, ये समन जो वसूल करवाने होते हैं मियां साहब के घर पर भी चस्पा किए जाते थे, ये वारंट लेके पहुंच के गिरफ्तारियां डालना, सर ये आपके दौर में तो कभी नहीं हुआ? नहीं, ये होता रहा है, बिल्कुल होता रहा है। अच्छा। हमारे आपको वो शाहिद खाकान अब्बासी को आपको याद नहीं है कि वो मोटरवे पे थे, तो वहां बगैर वारंट दिखाए, बाद में वारंट दिखाया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। हमारे तो दर्जनों दफा हुआ, यानी कि लोगों को इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हुआ। आप छोड़ें, ये अदालती अमल तो था ही नहीं। नैब हमें बगैर केस बनाए, बगैर किसी सबूत के, सिर्फ इस चीज पे कि इंक्वायरी स्टार्ट हो रही है वो उठा लेते थे, फिर महीनों बंद कर देते थे। और एक लीडर की मैं बात नहीं कर रहा, दर्जनों लीडर की बात कर रहा हूं। ये छोड़े, हमारे तो हीरोइन के केस डाल के वो उठा देते थे जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था, और वो कहते थे कि जान अल्लाह को देनी है, सब कुछ एविडेंस मौजूद है। तो ये देखें, यहाँ तो आपकी अदालतें जो हैं
वो अगर आप उसी अदालत में देखें, इनसे ये अदालत में पहुंचे भी नहीं, पहले तो घंटा आधा घंटा करके टाइम देती रही वो अदालत, उसके बाद जब वो अदालत में नहीं पहुंचे तो अदालत रजिस्टर इनके पास लेके चलेगी, वो रजिस्टर गुम हो गया तो अदालत ने कहा कोई मसला नहीं है, आप खाली आप तो अदालतों में सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं अदालतों में जाएं, फिर आप कह रहे हैं अदालतों ने ये किया। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ बयान कर रहा हूं कि जो हुआ, फिर तो अदालत का खाली सफे पे कहा कि इस पे लिख दे कि भाई हमने देखा था इमरान खान कहीं पहुंचा हुआ था, तो ये भी काफी हम हाजिरी लगा लेंगे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको फिक्र नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, अदालतें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से ओवर एक्टिव हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इनके लिए जो है वो रजिस्टर भी भिजवा देते हैं। आप कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? मैं कह रहा हूं कि इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ये इनको इतनी फैसिलिटेशन हो रही है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो मैं कहता हूं कि बहुत ही सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरनाक होगा, आवाम के लिए बड़ा खतरनाक होगा। खुदा के वास्ते राना साहब, हसन खावर साहब, आप लोग अपनी जिद और अना और लड़ाई छोड़ के आवाम के लिए बैठ जाएं सर। मैं ये प्लेटफॉर्म पे आप दोनों से अपील कर रही हूँ, इस वक्त आवाम का नुकसान हो रहा है सर, आप लोगों का शायद कोई सियासी फ़ायदा हो रहा हो तो हो रहा हो, इस पर मैं ज़रूर आप दोनों को फिर दावत दूंगी, आप लोग फिर आइएगा मेरे शो में और इस पर बैठ के कोई बात भी करने के लिए तैयार हो जाएं सर। थैंक यू सो मच सर। राना एहसान साहब, ब्रेक लेते हैं, नाजरीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमेशा थर की हमने एक मुख्तलिफ पिक्चर देखी और दिखाई भी और हकीकत भी है। हमने देखा कि थर में भूख है, अफलास है, बच्चे भूख से तरस रहे हैं, औरतें ज़चकी में उनकी डेथ हो रही हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी थर की एक मुख्तलिफ तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जो शायद हमारे मुल्क की तकदीर भी बदलेगी इंशाअल्लाह, और मुल्क की मईशत की तकदीर भी बदलेगी, और तरक्की की मनाजिल को तय करता हुआ सिन आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए, मैंने खुद विज़िट किया थर का और मैं वहाँ पर जो कुछ देख के आई और जो कुछ वहाँ पर मैंने तब्दीली देखी है, मुल्क में जो तब्दीली मुआशी लिहाज से आने वाली है और हम सब के लिए बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं चीज़ें, तो आइए चलते हैं और मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या मामला है। जी, तो मैं मौजूद हूँ थर कोल पावर प्लांट में और बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे आज जो हमें मनाजिर देखने को मिले हैं, और पाकिस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जो 175 अरब टन के ज़खायर कोयले के पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बिजली की कमी, तलब और रसद के मसाइल रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे मामलात बताऊँगी और कुछ ऐसी हकीकत बताऊँगी कि आप भी दंग रह जाएंगे। हमारे पास इस तरह मैं बताया 175 अरब टन के ज़खायर कोयले के मौजूद हैं, और ये दरियाफ़्त कब हुए थे? 1980 में ये दरियाफ़्त हुए थे, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बाकायदा जो है इस पर काम जो है वो करवाना शुरू किया था। 2009-2010 के दरमियान इस पर बाकायदा MOU साइन हुआ, और अब यानी कि इसके 13 ब्लॉक्स हैं, टोटल 13 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 पे काम जारी है, और ब्लॉक 3 पे भी 2023 के एंड पे काम शुरू होने लगा है। जो असल बात है बताने की वो ये है कि तकरीबन 200 साल तक सालाना 1 लाख मेगावाट तक बिजली इससे पैदा की जा सकती है, और जो ब्लॉक 2 के ज़खायर हैं वो तकरीबन 50 साल तक 5000 मेगावाट बिजली इससे पैदा की जा सकती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। अभी भी इस पर काम जारी है, और कोयले के इतने ज़खायर होने के बावजूद अगर हम इम्पोर्टेड कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब ये कोयला उस इंडस्ट्री को मिलेगा तो जो आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें बचत होगी, और वो बचेंगे और वो सेव होंगे। और इम्पोर्टेड कोयला जिसकी हमें आज बहुत ज़रूरत पड़ती है, अभी हमारे सीमेंट सेक्टर को, हमारे फर्टिलाइज़र सेक्टर को नहीं मिल रहा है कोयला, लेकिन रिफ़ाइन कर रहे हैं इसको, मज़ीद इस पर बेहतरी ला रहे हैं, और ये कोयला जो है ये ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में काम आ रहा है, इम्पोर्टेड कोल जो है वो भी आगे जाके जो है इससे उसको मदद मिलेगी। तो आज मैं आपको ना सिर्फ यहाँ का विज़िट कराऊँगी, सारी सूरत हाल दिखाऊँगी, और यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे हम कुछ टेक्निकल सवालात करेंगे। वो कुछ सवालात जो आपके जहन में, कुछ सवालात जो मेरे जहन में, वो हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं उनके पास।
तो वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहर मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ टेक्निकल सवाल आते हैं जो आपके जहन में भी होंगे, मेरे जहन में भी हैं, तो सर से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि बहुत ज़बरदस्त हम तो आज देख रहे हैं अपनी आंखों से, हम सुनते आए थे, पढ़ते आए थे, 13 ब्लॉक्स हैं टोटल इसके, और जिस पे ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों पे काम हो रहा है। और आपने जिस तरह हमें पहले ब्रीफ किया कि 2023 तक ब्लॉक 3 पर भी काम शुरू हो जाएगा। 300 साल तक जो है वो 1 लाख सालाना मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। 200। अच्छा चलें, अब इस सारी सूरत हाल में जो ज़खायर है हमारे पास, हम किस तरीके से उसको बरोए कार ला रहे हैं और आगे 1-2 सालों में इसकी और कितनी क्लैरिटी होगी? जी, थर के अंदर टोटल 175 अरब टन के ज़खायर मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर हम इसके फुली पोटेंशियल को इस्तेमाल करें तो 1 लाख मेगावाट बिजली बड़े आराम से अगले 200 साल तक जनरेट की जा सकती है। इस बिजली की कीमत 5 रुपये होगी और आगे बल्कि अगर हम इसको मज़ीद बढ़ाएं इस कैपेसिटी को तो 5 रुपये से भी कम हो सकती है। हम 2023 के आखिर में 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली इस थरकोल से पैदा कर रहे होंगे, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये लोकल है, इंडिजिनस है, तो इसके लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें डॉलर्स की भी ज़रूरत नहीं है कि बाहर से इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर चाहिए। तो इंडिजिनस कोल है, तो ये है पोटेंशियल पाकिस्तान का। अच्छा, क्योंकि हम ये भी सुनते आए कि इतना रिफाइंड नहीं है हमारा कोल, इसीलिए हमें जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है कोल। उसके लिए किस तरीके से हुकूमत काम कर रही है, मदद कर रही है, और आगे ये रिफाइन हो के जो प्लान है आपका कि ये यूज़ हो सके और इम्पोर्ट, जिसमें हम कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर को हम बचा सकते हैं, जो कि अभी आपने बेजिक्र किया, वो कब तक होगा? कुछ इसकी आप पिक्चर क्लियर कर सकते हैं? अभी जो गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है वो ये है कि जो इंपोर्टेड कोल पे पावर प्लांट लग गए हैं उनमें अभी ब्लेंड किया जाए ये कोल, फिर अगले मरहले में उनमें मॉडिफिकेशन की जाए, क्योंकि वो डिफरेंट थोड़ी सी टेक्नोलॉजी होती है। तो इंशाल्लाह आगे कुछ सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर थरकोल ही हर जगह इस्तेमाल हो रहा होगा, क्योंकि ये सस्ता भी है और इजीली अवेलेबल भी है। अच्छा, क्योंकि अभी एक सवाल मैंने आपसे ऑफ द एयर किया था कि क्योंकि अभी सीमेंट सेक्टर को, फर्टिलाइज़र को नहीं दिया जा रहा कोल, तो उसके लिए किस तरीके से, क्योंकि आपने कहा था कि ट्रैवलिंग का एक इशू है, उस पर आपको हुकूमत ने किस तरीके से यकीन दहानी कराई है कि उस पर काम होगा, और फिर आप वहाँ तक जो इम्पोर्टेड कोल यूज़ हो रहा है तो सीमेंट सेक्टर को जो है वो मदद की जाएगी इस कोल के ज़रिए? जी, हमने हाल ही में हमारी कंपनी के CEO आमिर इकबाल साहब ने MOU साइन किया है सीमेंट सेक्टर के साथ। उसके अलावा ये है कि अगर इस हमारी साइट को या इस्लाम कोर्ट को छोर एक जगह है, वहाँ अगर नेशनल रेलवे लाइन से मुंसलिक कर दिया जाए, जो कि 100 किलोमीटर बनता है, तो फिर पूरा पाकिस्तान इस कोल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुल जाएगा। यानी हम बड़े आसानी से बाय रेल कोल सप्लाई कर सकते हैं, फिर सीमेंट सेक्टर को भी जा सकता है, टेक्सटाइल सेक्टर को भी जा सकता है, और पावर जनरेशन भी इससे हो सकती है। तो सस्ता कोल अवेलेबल है, जो कि मेरी राय में इसको पाकिस्तान भर में इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू की है, बहुत शुक्रिया सर। और अगर ऐसा होता है जिस तरह हमें सर ने बताया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह काम कर रही है और आगे काम करेगी हुकूमत सिंध के साथ मिलके, तो ये जो कोयले के ज़खायर हैं और बेतहाशा ज़खायर है हमारे पास, सर उन्होंने बताया 200 साल तक आप सालाना जो है वो बिजली पैदा कर सकते हैं 1 लाख मेगावाट तक, और फिर आगे जिस तरीके से रिफाइन होता जाएगा ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो आप बचाते जाएंगे। और ब्लॉक 1 और 2 इस पर काम हो रहा है, ब्लॉक 3 पर भी काम शुरू होने वाला है। और जहाँ तक रिफ़ाइन करने की बात है तो इसको रिफ़ाइन भी जो है वो करने के लिए सर ने बताया कि इसको मज़ीद काम किया जा रहा है, ना सिर्फ ये रिफ़ाइन किया जा रहा है बल्कि इस कोल को कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर बच सकें। तो ये 2009-2010 में काम बाकायदा शुरू हुआ था, एक MOU साइन हुआ था, और अब से लेकर जब तक यानी कि तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, काफ़ी हद तक हो चुका है। खतीजा मेरे साथ हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, ये कोई आम खातून नहीं है, ये हैं डंपर ड्राइवर। और ये खतीजा मुझे बताएंगी, खतीजा आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? जी मैडम, ट्रेनिंग मैडम कराई थी, ट्रेनिंग कराई थी डंपर से करें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये ट्रक आप डेली चलाती हैं, कितने घंटे? 8 घंटे रोज़ाना? जी मैडम। अच्छा, ये बताइए कब से चला रही हैं, कितना अर्सा हो गया आपको? मैडम 2019 में ट्रेनिंग की है, 2019 से चला रही हैं। तो आपको कभी डर नहीं लगता खतीजा? मैडम है कोई डर को तो लगे। आप देखने में तो इतनी छुई मुई सी लगती हैं, इतनी नाजुक शर्मीली सी, लगता नहीं है कि खतीजा ट्रक चलाती होंगी, हैं डंपर चलाती होंगी?
मैडम ट्रेनिंग कही है, ट्रेनिंग से बचे ड्यूटी सही करा पे डर को लगे हैं। अच्छा, और भी खवातीन हैं, ये देखिए ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। मेरे पास हेलमेट आ चुका है, बाकी हमारी खवातीन ने हेलमेट पहन लिया है। जा रही हैं ट्रक चलाने, डंपर चलाने? जी हाँ मैडम, जा रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त काम तो है, ख़तरनाक कितना है ये काम? आसान काम है, खतरनाक क्यों? हमारे लिए दुनिया खतरनाक, अभी तो आसान लग रहे हैं हम, क्योंकि आप इतने सालों से चला रही हैं ना, तो अब आपको आसान लगने लगा। लेकिन ये जो ज़ाहिर है आपके ख़ानदान से जुड़े और भी लोग हैं, तो वो भी यही इसी काम में हैं या कोई और इससे जुड़ा काम है? कोई नहीं है हमारे काम में, हमने पहला काम ये किया है। और अब आपको इससे मोहब्बत हो गई अपने इस काम से? 8 घंटे डेली आप ये डंपर चलाते हैं? हाँ, हम जन्म से जो काम कर रहे थे घर से, उससे भी हमको अभी गाड़ी चलाना आसान लगता है, घर का काम मुश्किल लगता है। अब भी रोटी पकाना बहुत मुश्किल काम है, सालन पकाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन डंपर चलाना आसान है, ऐसे ही है ना भाई? आगे नहीं लगता था, अभी लग रहा है। भाई ज़बरदस्त काम हो रहा है, और अभी हम दिखाएंगे ना कैसे डंपर चलाती हैं आप। और जी डंपर चल चुका है और ये बज रहा है हॉर्न, और ये कोई इतना आसान नहीं है, बता दूं मैं आपको। हाँ जी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये रोज़ करती हैं ये, लेकिन इस पर चढ़ना इस डंपर के ऊपर मैं कैसे आई हूँ, आई कांट टेल यू। और ये माशाल्लाह 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 किस तरह ज़बरदस्त तरीके से चला रही हैं, आप देख रहे हैं। और ये 8 घंटे चलाती हैं, ये 1 घंटे नहीं चलाती, 2 घंटे नहीं चलाती, ये 8 घंटे डेली इनका ये काम है, इनकी जॉब है ये, और जिसकी इन्होंने ट्रेनिंग ली है। अब देखिए आप ये ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से निकाल रही हैं। यकीन मानिए ये मनाजिर इतने खूबसूरत हैं। पीछे चलाती डंपर ख़वातीन, और ख़वातीन का ये रोज़ाना का काम देख के दिल को इतना फ़ख्र और खुशी महसूस होती है। हमेशा से हम घर की एक शक्ल देखते आए और दिखाते भी आए, घर में भूख अफलास है, घर में भूख से बच्चे मर रहे हैं, लेकिन ये भी एक तस्वीर है, और ये तस्वीर दिखाना इतना ज़रूरी है कि यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो काम हो रहा है तो शायद शहरी इलाकों में नहीं हो रहा। और ये ख़वातीन में इतना पोटेंशियल है, और ये नहीं कि सिर्फ यहाँ की, ये तो वो ख़वातीन है जो पढ़ी लिखी ख़वातीन नहीं है, लेकिन ये देखिए कि हर औरत में इतना पोटेंशियल है कि वो हर वो काम कर सकती है जिसके बारे में कहा जाता है ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती। बेहतरीन काम कर रही हैं। ये थर का सहरा है और इसकी मिट्टी आप देख रहे हैं, लेकिन आइए आपको दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ। और थर के सहरा में है, आपको 1 मिलियन प्लांट्स का मंसूबा दिखाती हूँ। ये देखिए इतना ज़बरदस्त। हम हमेशा सुनते आए रेगिस्तान है, चोलिस्तान है, सब्ज़ा नहीं है, हरियाली नहीं है। यहाँ हद्दे निगाह दूर तक हरियाली ही हरियाली है, और बड़ा बेहतरीन ये मंसूबा है। और यकीनन जब ये 1 मिलियन ट्री का मंसूबा, एक तनावर दरख्त बनेंगे, जो कि पौधे हैं अभी, और हर तरह के यहाँ पे पौधे हैं, और इस बारे से ब्रीफिंग भी आपको दी गई, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन जो है एक मंज़र पेश करेगा। तो आज का दिन जो हमने गुजारा, और हमने आपको थर की मुख्तलिफ शक्ल दिखाई, और बेहतरीन प्रोजेक्ट थर कोल पावर प्लांट, उसके साथ साथ हमने दिखाया वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कितना काम यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ हमने आपको यहाँ पर दिखाया 1 मिलियन जो ट्री का एक पूरा मंसूबा था थर के रेगिस्तान में, चोलिस्तान में। और अभी जिस जगह मैं खड़ी हुई हूँ ये 60 एकड़ पर रकबा, और एक ऐसे शख्स के नाम पर बशीर अंसारी, जो फर्स्ट टाइम इसने दरियाफ्त किया, माइनिंग की, ऊँटों पे लाद के वो सामान यहाँ पे लेकर आया था। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, और उम्मीद भी यही है कि जो काम हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है वो थर की भी किस्मत बदले और पाकिस्तान की भी किस्मत बदले, ख़ासतौर पे पूरा सूबा सिंध जिसकी किस्मत यहाँ से काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचा सकती है। और फिर थरकुल पावर प्लांट जो कि हमारी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो यकीनन आपको अच्छा भी लगा होगा, और आपको एक उम्मीद की किरण भी नज़र आई होगी कि अगर ये थरकोल पावर प्लांट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जब हम देखते हैं कि अंधेरे में डूबा हुआ पाकिस्तान, बिजली की तलब और रसद के मसाइल, तो उम्मीद भी है कि इससे मसाइल हल होंगे। हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान के मुश्तरका इश्तराक से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा है ना, मसाइल यहाँ रुकते नहीं हैं। अब कभी हम देखते हैं बिजली के मसाइल हैं, कभी पेट्रोल बहरान है, कभी आटे का बहरान है। अभी पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, हालांकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। अब हुकूमत एक और एंगल लेकर आई है, और वो ये कह रही है कि जो गरीब तबका है उसको हम सस्ता पेट्रोल देंगे, और इस पर 6 हफ्ते में अमल दरामद होगा। तो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाती हूँ, फिर बात करते हैं।
अच्छा, तस्वीर कशी तो बड़ी अच्छी की है मुसद्दिक मलिक साहब आपने, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं भी बाइक पर बैठ के जाऊँगी तो क्या मुझे भी 100 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलेगा? और एक अमीर शख्स जो है वो पेट्रोल लेने के लिए बाइक पर जाएगा बजाय अपनी बड़ी गाड़ी निकालने के, तो उसको आप सस्ता पेट्रोल देंगे। ये क्राइटेरिया आप कैसे सेट करेंगे? क्या बेगम और बच्चों टोकरी लेकर बैठना ही क्राइटेरिया है? वो तस्वीर होगी कि भाई ये गरीब शख्स है क्योंकि इसके हाथ में एक सब्जी की टोकरी है, इसके 3 बच्चे बैठे हुए हैं बाइक के ऊपर, ये गरीब आदमी है, इसको दो सस्ता पेट्रोल। और एक को जो गाड़ी में आ रहा है, भले वो छोटी गाड़ी हो और वो उसमें आ रहा है तो वो है अमीर, उसको तो महंगा पेट्रोल मिलेगा, वो देगा 100 रुपये महंगा पेट्रोल। और जो गरीब मोटरसाइकिल पर आ रहा है वो जो है पेट्रोल 100 रुपये सस्ता मिलेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गरीब का पाकिस्तान अलग होना चाहिए, अमीर का पाकिस्तान बिल्कुल अलग होना चाहिए। और ये जो एक क्राइटेरिया आपने सेट किया है ना, फिर ये सब पर लागू होना चाहिए। गरीब का टैक्स अलग होना चाहिए सर, अमीर का टैक्स अलग होना चाहिए। अफसोस हमारे मुल्क में गरीब जो है वो टैक्स नहीं भरता और अमीर टैक्स भरता है। तो ये भी ज़रा आप क्लैरिफाई कर दें और बता दीजिए कि कोई ऐसी तस्वीर लेकर जानी होगी कि ये देखें हम गरीब हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमें पेट्रोल दे दें। 6 हफ्ते हैं अभी इसमें। देखते हैं एक और मामला है, वो है आटे के बहरान का। और गरीब मुतवस्सित तबका जो है वो उसके लिए वबाले जान बन गया है मामला। रमज़ान करीब हैं, आटे के बहरान ने गरीबों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। मुफ्त आटे के हुसूल के लिए लोग एक लाइनें लगाते हैं, उसमें तजलील भी होती है, तशद्दुद भी होता है, धक्कम पेल भी होती है। एक रोटी के लिए, एक आटे के लिए लोग ज़रीलो ख्वार हो रहे हैं, हत्ता कि शहीद हो रहे हैं। 2 माह पहले नाज़रीन मीरपुर खास में सस्ता आटा ख़रीदने का एक ख्वाहिशमंद मजदूर पैरों तले कुचला गया लोगों के। और आज फैसलाबाद में फ्री आटा पॉइंट पर अज़दहाम के नतीजे में कई मर्द और ख़वातीन ज़ख्मी हुए। क्या इसीलिए रह गए हम कि एक आटे के उसूल के लिए, सस्ते आटे के उसूल के लिए ना सिर्फ जलील होंगे, शहीद होंगे और वहाँ पर आटा भी नहीं मिलेगा। कभी कोई औरत उसके सर से चादर उतर जाती है, वो अज़दहाम और हुजूम के नीचे, पैरों के नीचे कुचली जाती है, तजलील होती है। ये क्या है? ये किस तरह के मामलात हैं कि आप तमीज़ से इज़्ज़त के साथ लोगों को सस्ता आटा भी नहीं दे सकते हैं? एक आटे की बोरी के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगा के घंटों खड़े हैं और वहाँ पर उनको आटा भी नहीं मिलता। इतनी ज़िल्लत है। खुदा के लिए लोगों को इस ज़िल्लत से निकालें। अगर आपको वाकई रिलीफ देना है लोगों को, रमज़ान का महीना है, तो इज़्ज़त के साथ दीजिए, इज़्ज़त के साथ फ्री आटा पॉइंट्स बनाइए और वहाँ पर लोगों को कोई नंबर्स दीजिए जिस नंबर के तहत उनको फ्री आटा मिल सके। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं।